सूर्य अच्छे और बुरे दोनों पर समान रूप से चमकता है। भले ही सूर्य अस्त होने के बाद अधिक समय तक नहीं टिकता, लेकिन वो पुनः उदय होता है और नई सुबह लाता है। सूर्य का अस्त होना और उदय होना जीवन की सीख सिखाता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अमेरिका अपने 47वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए आज करेगा मतदान। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच होगी कड़ी टक्कर। कनाडा के हिंदू मंदिर पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने की कनाडा सरकार से की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिकों को डराने की कोशिशों को बताया कायरतापूर्ण। बोले, हिंसा के कृत्य भारत के संकल्प को नहीं कर सकते कमजोर। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। कहा, क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षणिक संपर्क का विस्तार करने और भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा नया दूतावास। विदेश मंत्री ने प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के मानवीय सहायता और आपदा राहत केंद्र का भी किया दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश, लोक प्रशासन से जुड़े लोगों को राष्ट्रवाद के मूल्यों के प्रति होना चाहिए कटिबद्ध। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, एक विकसित और एकजुट भारत के विश्वास के साथ बगैर किसी डर और पक्षपात के सभी भारतीयों की करनी चाहिए सेवा। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की आज नहाए खाए के साथ हुई शुरुआत। व्रती तालाब और नदी में स्नान करके ले रहे व्रत का संकल्प। 6 नवंबर को होगा खरना, संध्या अर्घ 7 नवंबर को, 8 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ होगा महापर्व का समापन। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालेगा। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक करीब 7.5 करोड़ यानी तकरीबन 37% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट डाल चुके हैं। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद की शपथ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की बेहद कड़े लहजे में निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को सख्त हिदायत देते हुए कनाडा सरकार से मामले में न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक्सपोस्ट में कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने के कायराना प्रयास भी उतने ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून के शासन को बनाए रखेगी। कनाडा को पीएम मोदी के इस सख्त संदेश से पहले विदेश मंत्रालय ने भी हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर कड़ा बयान जारी किया, जिसमें इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हम कल ब्रैम्पटन ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं।
विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार से अपनी धरती पर इस तरह के हमलों से पूजा स्थलों की रक्षा करने का आह्वान किया। कनाडा समय के अनुसार रविवार शाम को खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमले किए, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और कनाडा के कई नेताओं सहित दुनिया भर के लोगों ने इन हमलों की निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बच्चों और युवाओं के लिए अपनी मातृभाषा में अध्ययन, विश्लेषण और निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया। हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए बच्चों और युवाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा, अगर हम देश के विकास के लिए अपने बच्चों और युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि वो अपनी मातृभाषा में अध्ययन, विश्लेषण और निर्णय लें। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और राजभाषा के व्यापक उपयोग के गौरवशाली कालखंड का साक्षी बन रहा है। मोदी सरकार एक और दूरगामी नीतियों और योजनाओं से स्थानीय भाषाओं को प्रासंगिक बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर भविष्यगामी भी बना रही हैं। केंद्रीय हिंदी समिति आने वाले दिनों में सरकारी कार्यालयों में राजभाषा और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देने की दिशा में समर्पण भाव से कार्य करती हुई नजर आएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस बात पर जोर भी दिया इस अवसर पर कि इससे क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गांधी जी के आदर्श दुनिया भर में गूंजते रहते हैं। उन्होंने एक्स पर यह भी कहा कि आज सुबह ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड में महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शांति और सद्भाव का उनका संदेश दुनिया भर में गूंजता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर कहा कि आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। ये क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में योगदान देगा। महावाणिज्य के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए क्वींसलैंड की राज्यपाल महामहिम डॉक्टर जीनेट यंग और मंत्रियों रोज बेट्स और फियोना सिम्पसन को उन्होंने धन्यवाद दिया। Today is a landmark moment and certainly a milestone in our increasingly strong bilateral relationship. The Consulate General here is a realization of a promise that Prime Minister Modi made to the Indian community in Australia in the presence of Prime Minister Albanese last year. It is an acknowledgement as well of the growing importance of the state of Queensland, which holds such an important place in many ways in our burgeoning ties. The majority of our bilateral trade, I think many of you know, is driven by the Sunshine State. Our diaspora is strong and growing, and it's very visible here today in the room. I was privileged yesterday to meet some of you at the University of Queensland, and certainly it was an occasion to highlight
how Indian students today are present in educational institutions in Australia broadly and Queensland specifically. Now, I'm very sure that the Consul General and her team will serve the growing diaspora and students well. They will promote ties in economy, in education and research. And with the new consulate, I also want to tell the Indian community and people of Indian origin resident in Australia that your consular needs would be addressed in a timely manner and with much greater convenience. And again, like the Honourable Governor, I take the opportunity to thank our Honorary Consul earlier for her long-standing services. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले देना नहीं होता है। जाने माने समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डी. चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ दबाव समूह हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके अदालतों पर दबाव डालकर अनुकूल फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत रूप से न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ अब भी सरकार से स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में ये एकमात्र ही चीज महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ मुलाकातों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यों और केंद्र की सरकारों के प्रमुखों से मिलते हैं तो वो कभी भी किसी केस पर चर्चा नहीं करते। ये बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई डील हुई हो। हमें राज्य के मुख्यमंत्री से संवाद में रहना ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें न्यायपालिका के लिए बजट देना होता है और ये बजट जजों के लिए नहीं है। अगर हम नहीं मिलेंगे और केवल पत्रों पर निर्भर रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासनिक पक्ष पर न्यायपालिका और सरकार के कार्यों के बीच एक अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 7वें सत्र में 2024 से 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए अपने अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है। इसमें भारत एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया है। वो एकमात्र दावेदार था। सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस और ग्रेनेडा के बीच मुकाबला हुआ जिसमें फ्रांस विजयी रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत को एक बार फिर भारतीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो 2024 से 2026 तक के लिए ये दायित्व संभालेगा। ISA के 7वीं आम सभा के अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की तरफ से दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रभावशाली प्रयासों का प्रमाण है। भारत ने मिनी ग्रिड और स्वास्थ्य देखभाल समाधान जैसी जरूरी सौर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए भी असरदार कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ISA सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों में सरकारों का समर्थन करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। जी हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति ने भारत को अध्यक्ष चुनने के साथ 8 उपाध्यक्ष भी चुने हैं। दुनिया के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 2 उपाध्यक्षों का चुनाव किया गया है। अफ्रीकी क्षेत्र से घाना और सेशल्स, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, यूरोप और अन्य क्षेत्र से जर्मनी और इटली और लैटिनी अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र से ग्रेनेडा और सूरीनाम को उपाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विमानन क्षेत्र में सफल महिला अधिकारियों के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। ये मुलाकात द प्रेसिडेंट विद द पीपल पहल के तहत हुई।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में विभिन्न परिचालन और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उन सभी सफल महिलाओं की सराहना की जो नवीन और प्रगतिवादी सोच रखती हैं और नए रास्तों पर चलने का साहस दिखाती हैं। मुझे ये देखकर खुशी हो रही कि भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र में महिलाएं विभिन्न परिचालन और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में 15% महिलाएं हैं, फ्लाइट डिस्पैचर्स में 11% महिलाएं हैं और एरोस्पेस इंजीनियर्स में 9% महिलाएं हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि पिछले वर्ष कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करने वाले पायलट्स में से 18% महिलाएं हैं, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक है। महिलाओं की ये भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक है क्योंकि इन भूमिकाओं में परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। मैं नवीन सोच वाली और नए रास्ते पर चलने का हौसला रखने वाली सभी महिलाओं को मैं सराहना करती हूँ। भारत सरकार के समावेशी प्रयासों से सिविल एविएशन सेक्टर में महिलाओं की प्रगति को बल मिला है। इन प्रयासों के द्वारा अब और अधिक महिलाएं अपने करियर के लिए विमानन क्षेत्र में को चुन रहे हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई अधिक सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि उसने आसमान छू लिया। आप सब ने आसमान को छुआ ही नहीं बल्कि आसमान को मुट्ठी में भर लिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि विमानन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का सम्मान अवश्य मिले। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और उचित प्रशिक्षण के अलावा परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सफल महिलाओं से आग्रह किया कि वो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उन्हें अपना करियर चुनने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करें। हर्ष हो रही है कि 80 वर्ष की एक महिला उद्यमी भी हमारे बीच में और जगदलपुर के आदिवासी क्षेत्र से आई हुई एक बेटी भी यहाँ उपस्थित है। ये नई उत्साह के साथ विकसित होते हुए भारत की झलक यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये मिनी भारत यहाँ उपस्थित है। भारत के महिलाएं बेटियों की शिक्षा और उचित प्रशिक्षण के अलावा परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी परिवार का सहयोग ना होने के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत पहले के औपनिवेशिक विचारों को चुनौती देते हुए आज औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आ रहा है। ऐसे में भारतीय लोक प्रशासन में औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर भारतीय विशेषताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आम सभा की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। A fundamental premise of the IIPA was that Indian public administration should have Indian characteristics distanced from colonial mindset, aligning with our aspirations post-independence. This is a time to take stock of the progress on this anvil. We are indeed proud when we look at the overall trajectory, more so in the last decade. We are now defying the earlier defied colonial ideas and symbols. Kingsway has transformed itself to now Kartavya Path, and race course is Lok Kalyan Marg. Netaji Bose
stands in the canopy where once King George's statue was there. The ensign of the Indian Navy was changed to include our tricolor, and we now have 1,500 colonial era statutes that are not on the book anymore. The new criminal laws, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshi Adhiniyam have unshackled Indian criminal justice system from colonial legacy. It is a monumental and revolutionary change, and now Dand Vidhan has become Nyaya Sanhita, Nyaya Vidhan, effecting improvements to protect victims' interests, carry out prosecution efficiently, and amongst many other much-needed wholesome changes. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाशिए पर पड़े और वंचितों के संघर्षों को समझने के लिए सरकारी अधिकारियों के बीच भावात्मक समझ और सांस्कृतिक क्षमता महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी नीतियों के प्रभाव के आकलन के लिए साक्ष्य आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने लोक प्रशासन में प्रौद्योगिकी समावेशी और अंत्योदय से प्रेरित होनी चाहिए। Friends, as we stand at the significant juncture, public administration faces unprecedented challenges as also opportunities. The rapidly evolving digital landscape, the imperatives of climate change, and ever-rising aspirations of our citizens demand impactful, transformative, effective governance approaches. In today's context, digital transformation is not just an option. It is beyond necessity. It is way of life with us. It is absolute necessity. India's success with digital public goods and platforms has been globally applauded by global institutions and the countries as a role model for the developing world. In this sphere, we have shown the world how technology can be leveraged for inclusive governance for 1.4 billion people, even in the remotest corner. Through our India Stack program, we are setting a template for the global south to emulate and implement technological solutions for governance. The world is fast adopting India model, seeking our assistance, and giving India a soft diplomacy cutting edge. IIPA must continue to play a pivotal role in preparing civil servants and public administrators for this fast-changing digital age. Our training programs and research initiatives are required to focus on emerging technologies like artificial intelligence, blockchain, data analytics, machine learning, and the kind, while ensuring their ethical and responsible implementation in public service delivery. The cornerstone of effective public administration is continuous learning and capacity building. और अब बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के आज के कार्यक्रम की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज ICPS द्वारा नव अधिनियमित आपराधिक कानूनों पर दूतावास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज दूतावास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में ICPS द्वारा नव अधिनियमित आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य समिति कक्ष संसद भवन परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं।
वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण सोमवार को अंबाला में शुरू हुआ। यह अभ्यास 4 से 23 नवंबर तक अंबाला और चंडी मंदिर में होगा और ये अभ्यास वर्ष 2023 में वियतनाम में पहले आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है। नहाय खाए के साथ ही आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय छठ पर्व में सूर्य देव की पत्नी उषा और माता छठी की पूजा की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पर्व का शुभारंभ होता है और सप्तमी तिथि को अगले उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन हो जाता है। ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित होता है। छठ पूजा के व्रत रखने का खास महत्व माना जाता है। नहाए खाए छठ पूजा का आज पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन पूरे उपवास और अनुष्ठानों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन व्रती स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है ताकि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। नहाए खाए को नए जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ये दिन पुराने पापों से मुक्ति और नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लेने का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए दान का भी बेहद महत्व है। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.